दोस्तों तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्ण कमल से जहां पर अपने चैनल बजट सत्र ਲੈ ਕੇ प्रेस वार्ता करनाल विधायक एक विशेष प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। की कुछ दिन प्रेस वार्ता जानने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों विधायक जी के संबोधन के बाद आप अपना कोई भी प्रश्न है एक सभी पत्रकार साथियों का, मेरे पत्रकार बहनों का, मेरे पत्रकार भाइयों का, मेरे छोटे भाइयों का सबका स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ हमारे नवनियुक्त माननीय जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई त्रिलोचन सिंह जी, मंडल अध्यक्ष भाई लोधी जी, मेरा छोटे भाई नवीन जी जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, रघुलाल जी, आर्य जी, विकास कथुरिया जी और हमारी सारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो काम देखते हैं, दायित्व देखते हैं, श्री डॉक्टर अशोक जी, अन्य मेरे वरिष्ठ साथीगण, आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज पूरे प्रदेश में सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमारा सामान्य बजट 2025-26 का हरियाणा का जो बजट आया उसके ऊपर प्रेस वार्ता करने का निर्देश हमारे प्रदेश संगठन ने दिया था। उस नाते से अब आपके बीच में ताकि जनता को ये पता लगे कि ये जो नायब बजट पेश हुआ है बतौर वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा, एक बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। बजट एक किताब ना होकर के बजट में लिखा गया एक एक शब्द, एक एक वर्ड हरियाणा की उस कर्मठ जनता को समर्पित है जिसने लगातार 10 वर्षों से हमारे को आशीर्वाद दिया, जिसका बीज बिना खर्ची बिना पर्ची के मनोहर लाल जी ने बोया। उस बीज को पनपने में और संवरने में तीसरी बार जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई वो हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाई। यह बजट इस बार रिकॉर्ड तोड़ बजट था। 2,05,17.29 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया, जो अपने आप में हरियाणा के इतिहास में ऐतिहासिक है। और पिछले वर्ष का जो संशोधित आंकड़ा था 1,80,03,13.57 करोड़, 13.7% ये बजट अधिक है। जनहित के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2,05,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन को लाभ पहुंचाने का, जनहित के समर्पित भावना से काम करने का जो संदेश दिया है वे अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरा, इस बजट में सबसे बड़ी जो हमारा बात है वो हमने जो अपने संकल्प पत्र में, विधानसभा का जो हमारा संकल्प पत्र आया था उसमें हमने वायदा किया था कि 2100 रुपए प्रत्येक महिला को हम देंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम प्रत्येक महिला को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जब मनाया गया था, इसको महिला सशक्तिकरण के लिए भी कहा जाता है, तो प्रति माह 2100 रुपए हम इसके लिए देंगे, जिसके लिए इस बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख दिया गया है ताकि प्रत्येक महिला को जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया था वो हम पूरा कर सके। हमारे इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सबको एक मूल मंत्र दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस जन कल्याणकारी बजट के अंदर हमारे संकल्प पत्र में जो हमारा घोषणा पत्र था 217 में से 19 वायदों को उन्होंने पूरा कर दिया है और 14 वायदों के जो है उसके ऊपर वो कार्य चल रहा है और 90 संकल्प आगामी वित्त वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे, क्योंकि संकल्प पत्र होता है पूरे 5 वर्ष के लिए। तो 217 वायदों में से 19 वायदों को हमने पूरा कर लिया इस बजट सत्र के तक और 14 वायदों पर हमारा काम चल रहा है और 90 संकल्प आगामी जो बजट वित्त वर्ष आएगा उसके अंदर पूरा करेंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमो मेट्रो कॉरिडोर जो करनाल के लिए ऐतिहासिक है। एनसीआरटीसी द्वारा सराय काले खां से दारूहेड़ा तक जाते हुए जो नींव राणा तक नमो मेट्रो लाइन जानी थी, वो अब सराय काले खां से करनाल तक इस मेट्रो लाइन का निर्माण प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यह
हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का मिला जुला प्रोजेक्ट है। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान कही, विशेष तौर पर माननीय मनोहर लाल जी का, जो कि केंद्र में मंत्री है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा इसका प्रयास किया गया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 में, ये मैं प्रमुख बिंदु आपको बता रहा हूँ, कि हर शहर में 4 से 5 किलोमीटर लंबी सड़क को, हर जिले में 10 से 15 किलोमीटर लंबी सड़क को एक स्मार्ट मार्ग बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। स्मार्ट बाजार के रूप में हर गांव में एक गली, स्मार्ट गली के रूप में उसका कायाकल्प करेंगे। SSS की यह योजना शहरी ग्रामीण विकास के लिए कल्याणकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री जी की ये जो दूरदर्शिता है कि हमारी गलियां भी स्मार्ट हो, हमारे बाजार भी स्मार्ट हो, उसके तहत इस बजट में प्रावधान रखा गया है। हरियाणा सरकार ने के कुल 43 उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रम कंपनी एक्ट में व 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आते हैं। इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण जो था लगभग 70,000 करोड़ रुपए था, यह वर्ष 2023-24 में घटकर 68,295 करोड़ रुपए रह गया। तो यह भी कहीं ना कहीं कदम ऐतिहासिक है। इसका भी बहुत बेनिफिट मिला है। इसका यह दिखाता है कि हमारी योजनाएं ज्यादा खर्चीली नहीं रही, हमने अंकुश लगाया। अपने आप में ये इन ऋणों को कम करना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवाओं के भविष्य के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हरियाणा के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमने 20 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आवंटन राशि उसके लिए तय करी है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्य करने के लिए एक ग्रांट सेक्शन की है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। विधानसभा के विकास कार्यों को इन 5 करोड़ रुपए के माध्यम से, कहीं किसी की कोई मांग है, किसी की कोई धर्मशाला है, कहीं कोई अपना सोलर प्लांट लगना है, कहीं कोई और डेवलपमेंट के काम है, चाहे वो गांव में है चाहे शहरों में है, ये 5 करोड़ रुपए की राशि हर विधायक को दी गई है, समान सब विधायकों को। ये अपने आप में उनकी दूरदर्शिता सोच को दर्शाता है कि विधायक जो अपने क्षेत्र में काम करता है वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के पैसे के चलते उसको कभी ना महसूस हो। उस नाते से बहुत बड़ा काम है। मुख्यमंत्री जी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक विधानमंडल की जो सोच की बात कही है, हरियाणा सरकार ने उसको भी इस बजट में रखा है, उसका समर्थन किया है। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, उससे खर्चा भी बचता है, लोगों का समय भी बचता है, टाइम भी काफी बचता है, और सब जब एक प्रकार की सरकार बनेगी तो विकास कार्य और तीव्र गति को पड़ेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा दुर्घटनाओं के दौरान ट्रामा में होने वाले इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए 14 जिलों में करनाल सहित जिला अस्पतालों में 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 में 200 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी है, जिसमें करनाल भी शामिल है। इससे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बढ़ेंगी, चाहे वो इक्विपमेंट्स के रूप में हो, औजारों के रूप में हो। जनता को मूलभूत सुविधाओं से, स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम का एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। फ्यूचर विजन ऑफ हरियाणा, जो कि प्रदेश को नई पीढ़ी को सीधा लाभ देगा, इस प्रकार का डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो विभाग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात, 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस के पर काफी बल दिया हुआ है। डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन की जनसेवा हमारी क्षमता एवं दक्षता को और भी अच्छा कर सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा AI मिशन की स्थापना करने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही पहल है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जमाना है,
आज खबर आप यहाँ बोल रहे हैं और लोग पूरे विदेश में बैठे हुए अपना इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो एआई मिशन के जो नई नई टेक्नोलॉजी जो हमारे मुख्यमंत्री जी उस सोच को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अंत में जो विशेष था कि डंकी रूट, पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ युवा हरियाणा से काफी युवा जो उनसे विदेशों को पलायन कर रहे हैं और वो डंकी रूट के माध्यम से विदेशों में जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेड बॉडी वापस नहीं आती। बहुत ही मतलब दर्दनाक हादसे पीछे कई हुए और माता पिताओं को अपने प्यारे बच्चों को अपने हाथ से खोना पड़ा। उसके तहत भी एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम करेगा, एक हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल एक स्थापित किया गया है, जिससे कि डंकी रूट पे ना जाकर के लोग अपना आवेदन करें, उसमें रजिस्टर्ड होंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन व्यक्ति, कौन युवा साथी हमारा बाहर जा रहा है। एक रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी और ऐसा कानून बना दिया जा रहा है, जो ये बच्चे फॉरेन में भेजते हैं, पैसे ले लेते हैं, बाद में किसी को भेजा, किसी को नहीं भेजा, किसी को डंकी रूट पर चढ़ा दिया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात रहती है। इस मामले को भी अपना जो सा है इस बजट में प्रावधान रखा गया, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अस्पताल और डिस्पेंसरी बनाने के लिए करनाल की बात करूं तो HICDC सहित गोरंडा, कैथल, कुरुक्षेत्र एक नई ESI दिल्ली को रियायती दरों पर भूमि दी जाएगी, ताकि जिससे करनाल के लोगों को लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में रखी है। डंकी रोड वाला मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लाल डोरे की जो बात थी, लाल डोरे का जो कानून था वो हरियाणा में खत्म किया, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर ड्रोन के से सर्वेक्षण अपना करवाने की बात को और पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटरित कराने के लिए बात कही है। ये भी बहुत अच्छी बात है बजट के अंदर। तो कुल मिलाकर के एक नया बजट है, जिससे हरियाणा वासियों को, करनाल वासियों को काफी सौगातें मिली हैं। आपके माध्यम से करनाल की जनता तक ये बात पहुंचे। बजट के इस जो हम लोगों ने बजट पेश किया, जो अभी विधानसभा का सेशन भी चल रहा है, उस नाते से आज प्रत्येक जिला स्तर पर इस बजट को लेकर करके एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। मैंने अपनी सारी बात कह दी। मेरे और कुछ साथियों ने पिछले दिनों लाइव में देख भी लिया होगा कि विधानसभा के लिए करनाल के, क्योंकि कुछ मुद्दे बजट में नहीं आए थे, उसको भी मैंने अपना विधानसभा के हितों के लिए जनता के सहयोग से विधानसभा में रखा है। वो इस बजट के से अलग है। उम्मीद है कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, कुछ नए हैं, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि मैं उन 12-13 जो मैंने वहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, वो भी उनमें से भी कुछ को उम्मीद है कि इसी चालू वित्त वर्ष में मैं करनाल की जनता को समर्पित करने के लिए बाध्य रहूंगा उनको, ताकि उनको सुविधा मिल सके। इतनी बात ही मेरे को अपनी बात कहनी थी। अब आपका कोई अगर प्रश्न हो तो एक एक करके आप मेरे से। आपने मेडिकल सुविधाओं की बात करी और कहा कि करनाल को एम्बुलेंस की 60 एम्बुलेंस की सुविधा मिलने जा रही है, लेकिन करनाल में कल्पना चावला और सिविल हॉस्पिटल के अंदर न्यूरो सर्जन न होने के कारण अधिकतर देखा जाता था एक्सीडेंट के केसेस में लोगों को रेफर किया जाता था प्राइवेट अस्पतालों में। क्या कोई ऐसी सुविधा वहाँ पर लाई जाएगी ताकि न्यूरो सर्जन और गरीब परिवार जो है वो बड़े खर्चे से बच सके? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, PMO काफी देर से नहीं थे। कल PMO की पोस्टिंग हो गई कल, क्योंकि हम लोग लगातार चुनावों में थे, लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद निगम के, तो हर 2 महीने बाद आचार संहिता का प्रावधान था, वो लग रही थी। अब इन 4.5 साल में कोई चुनाव नहीं है। हर एक चीज के ऊपर मेरी नजर है। डॉक्टरों की कभी वो विधानसभा में मुद्दा उठा, वो स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह कर करके पिछले दिनों आदरणीय स्पीकर महोदय के साथ हम लोगों ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक बैठक रखी थी। वो रेफर हॉस्पिटल ना बने, वो प्रेफर हॉस्पिटल बने। मतलब कि रेफर के केसेस ज्यादा थे। मीडिया के लोग भी कहते थे कि वो 2 दिन रख करके कहते थे ले जाओ चंडीगढ़, ले जाओ रोहतक। वो प्रेफर हॉस्पिटल बने ताकि उनको वहां पर इलाज मिले। उस इलाज के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, एक बैठक रखी
सभी फैकल्टीज को, डॉक्टर्स को हमने वहां पर बुलाया, उनसे 1-to-1 मीटिंग की, उनसे डाटा लिया कि आज पिछले 3 महीनों में कितने आपने मरीजों को रेफर किया, क्या बातें की, और माननीय स्पीकर महोदय ने कड़ा संज्ञान लिया उसके ऊपर। और कुल मिलाकर के डायरेक्टर महोदय बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत से एक इंस्टीट्यूट को बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी अंकुश लगाया। मैं समझता हूँ कि पिछले 3 महीनों से हमने बैठक दी थी, 2 महीने या 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपको कोई ऐसा केस मैंने मीडिया के माध्यम से भी नहीं देखा कि किसी को रेफर किया हो, उसका प्रॉपर इलाज हुआ। कुछ गंभीर जिनके इलाज यहाँ ना होने की वजह से उनको रेफर किया हो सकता है, और नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और अब निरंतर जनता के बीच में 4.5 साल रहना है। मेरी करनाल की जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए 24/7 उपलब्ध रहूंगा। हर डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, हर मेडिकल फैसिलिटीज को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, हर निगम की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी का अगर कोई किसी को दिक्कत है, गली नाले की दिक्कत है, डॉग्स और मंकीज की बड़ी भारी परेशानी की दिक्कत है। आपने देखा कि पिछले 4 दिनों से वैक्सीनेशन का काम, कुत्तों पकड़ने का काम वो शुरू हो गया है, उनके वैक्सीनेशन का काम एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर बंदरों का, मैंने कहा गया कि शहर की छोटी सरकार बन चुकी है, तो हम नियमित रूप से इसको मॉनिटरिंग करेंगे, डेली रूप से इसको मॉनिटरिंग करेंगे। आप सब साथियों को भी चेंज दिखेगा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने चुना है, उस विश्वास पर हम कितना खरा उतरते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड तो आप सब लोगों ने तय कर। विधायक जी करनाल के सरकारी अस्पताल में कल्पना चावला, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए आज भी ईट रखी जाती है, 2-3 महीने जो है रेडियोलॉजिस्ट एक ही है और वो अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने अभी मुनीष जी ने वो सवाल किया था, राणा जी ने उसी सवाल को दोबारा दोहराया और आपने भी उसका मैंने जवाब दे दिया। आप अब कोई आचार संहिता नहीं है, अब आपा को काम करना है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो, उसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई करा के करनाल की जनता को वो भी समर्पित करें। पूरी जगह 10-10 कदम पर जनरल मेडिसिन की दुकान खोल रही है, ये कर सकते हैं, क्योंकि क्या कोई गाइडलाइन आई है इसके बारे में एक सख्त कानून विधानसभा में बनने जा रहा है, और आप देखेंगे कि युवाओं के हितों के अंदर उनके साथ धोखा ना हो, उसके ऊपर ट्रैवल एजेंटों के ऊपर पूरी नकेल कसी जा रही है। विधायक की अगर बात करें तो लेकर उसका कोई समाधान निकला ऐसी मैंने फायर ब्रिगेड का मुद्दा इसलिए उठाया था, कल रात को ही मेरे को, मैं करनाल देर रात नहीं पहुंचा, मुझे कुछ मीडिया साथियों ने बताया शायद किसी होटल में आग लगी थी। अब क्या, क्योंकि शहर में सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, उस वजह से जाम की स्थिति रहती है। अब टूंडला गेट में फायर ब्रिगेड होने के कारण और सेक्टर 4 में होने के कारण शहर बढ़ गया है, 3.5 लाख की आबादी का हो गया है, 2 लाख से 3.5 लाख डेढ़ा हो गया है। सड़कें उतनी की उतनी, सड़कें तो ज्यादा चौड़ी हुई, तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कहीं ना कहीं समय लगता है। जब तक फायर ब्रिगेड के मैंने 2 स्टेशनों की मांग की है, एक सेक्टर 32 में और एक लाइन पर काछवा क्षेत्र में, ताकि वहां भी 2 फायर स्टेशन बन जाए, एक सेक्टर 32 में और एक यहाँ हो। जब तक नहीं वो बनता, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स पे फायर ब्रिगेड रोज सवेरे अभी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट पे एक खुली जगह पे खड़ी होती है, ताकि फर्स्ट एड टाइप जाकर के कहीं कोई अग्निशमन की घटना होती है। और ये अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, गर्मियों में अक्सर हमने देखा है कि आग लगने की जो घटनाएं हैं वो हीट की वजह से बढ़ जाती है, तो इसका स्पेशल प्रिकॉशन लेकर के इसके ऊपर मेरी नजर बनी हुई है। शहर की जनता को सेफ रखना, शहर की जनता को अपना किसी चीज की दिक्कत ना हो, ये प्राथमिक और पहली मेरी जिम्मेवारी है। उसके ऊपर मैं ये सब कार्य करूंगा ताकि सरकार द्वारा कॉलोनियों को, वैध जिन कॉलोनियों को किया गया था बीजेपी के द्वारा, उनके कुछ एरिया पैच अनअप्रूव्ड रह गए हैं, वो आज तक पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में भी दरखास्त दी गई थी। पिछले दिनों संज्ञान आया था कि चारों तरफ तो वो अवैध हो गई, बीच में टुकड़ा वो अवैध रह गया, जिस वजह से वो मान लो 200 गज या 300 गज की सड़क नहीं बन पाई, जिससे दिक्कत हुई है। उनके ऊपर भी संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया, वो समस्या भी जल्द दूर करवाने का प्रयास करें। सर, महिलाओं के खाते में जो पैसा आएगा उसके लिए कोई नियम होगा, कोई क्राइटेरिया सेट किया है, कोई एज फैक्टर या कोई इनकम कितनी है, या सभी महिलाओं के खाते में आ रहा है? देखिए, सभी महिलाओं के लिए जब बात की तो सभी महिलाओं के लिए है। उसके लिए जो क्राइटेरिया, जो प्रॉपर उनका ID कार्ड, प्रॉपर आधार कार्ड, क्या सिस्टम है, वो सारी नियम
नियम वाली जो उनसे है वो जल्द गाइडलाइंस आ जाएंगी, वो उसके अकॉर्डिंगली ही उनके अकाउंट में वो 2100 रुपए की राशि जाएगी।